अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, कल बताए थे। देखो व्यापार क्या होता है, दो व्यक्तियों में लेन देन, यानी एक आदमी बेचेगा और एक आदमी खरीदेगा, इसी को ही व्यापार कहते हैं। और यही काम जब दो देशों के बीच होने लगे, जैसे भारत व चीन के बीच होने लगे या भारत का किसी और देश के साथ होने लगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम व्यापार का कल इतिहास पढ़ा दिए हैं, आज दूसरा मतलब क्लास है तो इसी से संबंधित। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या है या क्यों आया, ठीक है, का कारण या इससे लाभ क्या है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आया या इसका कारण क्या है, यह इसलिए हुआ क्योंकि यह माना गया कि हर देश हर चीज़ को नहीं बना सकता। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो सकता है किसी का कोई एक विषय मजबूत हो और एक विषय थोड़ा कमज़ोर हो, किसी का मैथ बहुत बढ़िया होगा तो इंग्लिश कमज़ोर होगा, किसी का भूगोल बहुत बढ़िया होगा तो इतिहास कमज़ोर होगा। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है कोई एक आदमी एक विषय पे काम करेगा तो बहुत विशिष्ट काम करेगा। ठीक है, तो इसमें माना गया कि देश में मतलब पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, मान लो कई सारे देश हैं, ठीक है, तो कोई अलग अलग चीज़ें बनाए। मान लो कोई ए चीज़ बनाता है तो कोई बी चीज़ बनाता है, कोई चीज़ सी चीज़ बनाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे को भेजते रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के आपस में व्यापार करेंगे तो यह क्या होगा, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जो दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ है वो हमको मिलेगी। जैसे चीन है, चीन मोबाइल बनाने में माहिर है कि नहीं, ठीक है, भारत वाले उतना माहिर नहीं है। भारत वाले किसी अन्य कार्य में मान लो माहिर हैं। मान लो भारत का सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में माना जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंडिया में बनेगा, चीन में मोबाइल बनेगा, तो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। तो जब एक ही काम होगा तो उसी में पारंगत हो जाओगे कि नहीं। जैसे अपने आसपास गांव में देखे होगे, जिसके वहाँ मिट्टी का बर्तन बनता है, उसके घर बच्चा बच्चा वो बर्तन बना लेगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि उसका हाथ सेट हो गया, वही काम करते करते पीढ़ियों से वो हाथ सेट है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि अलग अलग सामान अलग अलग देशों में बनाया जाए तो सबको सस्ते दर पे सामान भी मिलेगा और सबसे बढ़िया सामान मिलेगा। ठीक है, सस्ता क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका विशिष्टीकरण है, आसानी से बना ले रहा है। ठीक है, और उस देश में बना सामान सस्ता हो जाएगा इसलिए उसके पास मशीन है, और अच्छा भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि वही सामान बार बार बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपना लिया जाए तो पूरे विश्व को लाभ होगा। ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार देखो, आधार का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो क्यों होता है, अभी बताए, सबको लाभ चाहिए। ये किन किन दशाओं के होने के कारण ऐसा होता है। तो पहला है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, जैसे खनिज है, कई प्रकार के खनिज हैं, कहीं लोहा मिल रहा है, कहीं कोयला मिल रहा है, कहीं पेट्रोलियम मिल रहा है, कहीं तेल मिल रहा है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं की जलवायु अच्छी है, कहीं की जलवायु अलग है। ठीक है, तो जिस देश में जो राष्ट्रीय संसाधन है, मान लो कहीं पे लोहा और कोयला है तो वह देश लोहा बनाए। ठीक है, या कहीं पे टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है तो वह मशीन बनाए, कहीं पे जलवायु बहुत अच्छी है तो वह खेती करे। समझ में आ रहा है, तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग फसलें होती हैं। जैसे हमारे वहाँ धान गेहूँ होगा, लेकिन हमारे वहाँ संतरा या अंगूर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वह भूमध्य सागरीय जलवायु में होगा। यानी अलग अलग राष्ट्रीय संसाधन यानी अलग अलग जलवायु, मिट्टी, खनिज इत्यादि अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग देशों में अलग अलग व्यापार बढ़ेगा। जैसे भारत में चावल का व्यापार तो बढ़ सकता है, लेकिन ईरान में चावल का व्यापार नहीं बढ़ेगा, सऊदी अरब में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मरुस्थलीय टाइप का क्षेत्र है। वहाँ क्या निकलेगा, पेट्रोलियम की ज़रूरत है, वहाँ पेट्रोलियम मतलब वहाँ पेट्रोलियम का व्यापार अच्छे से होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक कारण बन गई, आधार बन गई। जैसे सऊदी अरब वाले चावल नहीं उगा सकते तो भारत से चावल मंगाएंगे, भारत वाले पेट्रोलियम पदार्थ नहीं बना सकते तो हम लोग सऊदी अरब से पेट्रोलियम मंगाएंगे। समझ में आया। दूसरा,
जनसंख्या का आकार। देखो जनसंख्या दो तरह से प्रभावित करती है, एक है तुम्हारा सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या का आकार। ठीक है, यहाँ आकार न लिखे सीधे जनसंख्या लिखते हैं। जनसंख्या देखो दो तरह से प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक में क्या है, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में देखते हैं कि अलग अलग तरीके का चीज़ें बनाते हैं। जैसे अपने ही क्षेत्र में देखो शादी उदी के समय कढ़ाई उढ़ाई करके बेना उना बनाते हैं, बेना बनाते हैं कि नहीं। बांस का जो है कई तरह की डोलची बना देंगे या कुछ और बना देंगे, तो क्या है, एक तरह की कला है कि नहीं। हर जगह के लोग हो सकता है ना बना पाते हों, या फिर कहीं के लोग कुछ और बना लेते होंगे। ठीक है, तो इसमें उदाहरण दिया है सांस्कृतिक कारकों में चीन की चीनी मिट्टी वाला जो बर्तन, जो कप आता है सफ़ेद सफ़ेद, वो चीन का सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, इसी तरह अफ्रीका में चमड़े का काम, मांस का काम है। ठीक है, या भारत में भी कुछ ऐसे जो आदिवासी जनजाति समूह हैं, वहाँ पे कुछ और विशिष्ट चीज़ें बनाई जाती हैं। ईरान का कालीन प्रसिद्ध है, कश्मीर की कश्मीर की एक पश्मीना शाल आती है। ठीक है, वह प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो रहा है, जो प्रसिद्ध क्षेत्र मतलब चीज़ें हैं वह दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाएंगे कि नहीं। जैसे ईरान का कालीन सबको खरीदना है, तो ईरान में भले बन रहा है, वह वहाँ की सांस्कृतिक कारक के कारण वह पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, तो पूरे दुनिया के लोग खरीदेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह जो चीन से चीनी मिट्टी का बर्तन आ रहा है, सफ़ेद कप आ रहा है इंडिया में, उसके कारण भी बढ़ रहा है कि नहीं व्यापार। ठीक है, अब देखो आकार से क्या होता है। अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, घनत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत का, तो यहाँ व्यापार करने के लिए वस्तुएं बहुत ज़्यादा नहीं बचेंगी। जैसे चीन जो है दुनिया का सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन सबसे कम निर्यात करता है, मतलब निर्यात नहीं भी करता बल्कि मंगा लेता है। क्यों? क्योंकि जितना चावल हो रहा है वो चीन वाले खा जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में भी जितना गेहूं चावल होता है हम लोग बहुत थोड़ा सा आयात करते हैं, ज़्यादातर खा लेते हैं। लेकिन वहीं पे रूस है, रूस में जितना गेहूं होता है उसका 3/4 भाग, या कनाडा में जितना गेहूं होता है उसका 3/4 भाग निर्यात कर देते हैं। क्योंकि वहाँ की आबादी, रूस की आबादी जैसे 10-12 करोड़ है, कनाडा की आबादी 2 करोड़ है। यानी कि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या रहेगी तो वहाँ पे प्राथमिक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा निर्यात और आयात नहीं होता है। आयात हो सकता है, मान लो हमारे वहाँ अनाज नहीं हुआ तो हम दूसरे देश से खरीद के लाना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है, हरित क्रांति से पहले यही अवस्था थी कि हमको अनाज अमेरिका से मंगा के खाना पड़ता था। लेकिन ये जो आकार अधिक है, अगर वहाँ की जनसंख्या आर्थिक रूप से सक्षम हो या अमीर हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, तो बाज़ार है कि नहीं बहुत बड़ा दूसरे देशों के लिए। जैसे भारत में दिवाली आने वाला है, जितना झालर आता है कहाँ से आता है, चाइना से, तो भारत बहुत बड़ा बाज़ार है कि नहीं। तो इस जनसंख्या के कारण, जनसंख्या के आकार अधिक होने के कारण आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम प्रश्न देंगे, लिखना है आर्थिक विकास की प्रवस्था। ये क्या होता है कि देखो किसी का भी विकास होगा, अचानक गरीब देश से विकसित देश नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो फिर विकासशील देश होगा। विकासशील देशों में भी थोड़ी अच्छी स्थिति आएगी। जैसे पहले हम लोगों के पास में टेलीफोन हुआ करता था, तार लगा के बात करते थे, फिर थोड़ी स्थिति बढ़िया हुई तो छोटा वाला फ़ोन आया जिसमें केवल मैसेज लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं। फिर थोड़ी अच्छी स्थिति आई तो उसमें एक वीडियो देखने वाला आता था, लेकिन उससे हम वीडियो मैसेज वैसे बहुत दूर तक नहीं भेज सकते थे। अब हमारे पास स्मार्टफोन आया है। ठीक है, तो ये क्या है, मोबाइल फ़ोन धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। ये क्या है, एक तरह से विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही देशों का भी विकास कई सारी अवस्थाओं में होता है, जिसको यहाँ प्रवस्था लिखा है। ये क्या है, वास्तव में स्टेज है, कई सारे स्टेजेज में ये बढ़ेगा। ठीक है, कई सारी प्रवस्था या अवस्था में बढ़ेगा। तो जब पहले क्या होता है, पहले कोई देश जब गरीब रहता है तो वह किस वस्तु का आयात या निर्यात करेगा, प्राथमिक वस्तुओं का कि नहीं। समझ में आ रहा है। जैसे 19वीं सदी या 20वीं सदी में लोग ज़्यादातर प्राथमिक वस्तुओं का आयात करते थे। जब थोड़ी अमीरी आ जाती है, बढ़िया स्थिति आ जाती है, तो अब देखो भारत चावल
गेहूँ ये सब नहीं मंगा रहा है, अब क्या मंगा रहा है? मशीन मंगा रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ मंगा रहे हैं, द्वितीयक तृतीयक पदार्थ मतलब द्वितीयक चीज़ों की या विनिर्माण वाली चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे मोबाइल हम लोग मंगाते हैं आयात करके, या झालर हो गया, जैसे अभी एक उदाहरण बताए, या इसी तरह से कई सारी मशीनें मंगाई जाएंगी दूसरे देशों से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण क्या होता है, व्यापार की वस्तुओं में परिवर्तन होता है, पहले प्राथमिक वस्तुएं और बाद में द्वितीयक वस्तुएं। ठीक है, अब देखो विदेशी निवेश कैसे प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। विदेशी निवेश क्या है? किसी देश में किसी दूसरे देश से पैसा आना। मान लो अमेरिका वालों के पास पैसा बहुत है, ठीक है, लेकिन उनके वहाँ जनसंख्या कम है, ठीक है, और यहाँ पर जितना फैक्ट्री लगना था लग गया, तो हम ये क्या करेंगे? अमेरिका वाले भारत में आएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत बड़ा बाज़ार है। जैसे यूट्यूब है तुम्हारा, जिस पे काम करते हैं सब लोग, यूट्यूब क्या है? अमेरिका का प्रोडक्ट है कि नहीं? लेकिन उसको भारत लाया गया, अब भारत में अलग से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की आबादी बढ़ी है, यहाँ देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, फेसबुक है, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। इसी तरह से जितना बढ़िया ब्रांड का साबुन होता है, तेल, शैम्पू, ये सब कहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे? दूसरे देश में लगाएंगे। जैसे फेयर एंड लवली है तुम्हारा, अमेरिका से आया है, इंडिया में बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की आबादी जो है ज़्यादा है और सबको गोरा होना है, ठीक है। तो इंडिया वाले उतनी बढ़िया क्रीम बना नहीं पा रहे थे, तो अमेरिका वाले आए, दो तरीके से प्रयोग किए इसमें। एक तो पैसा दिए, उतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा ही नहीं है सरकार के पास मान लो, तो वो अपनी फैक्ट्री भी लगाएंगे। और मान लो पैसा है तो वह तकनीक कैसे विकसित करेंगे? वह तकनीक तो कुछ सालों में विकसित हुई होगी ना। अब वो वाली मशीन मान लो कोई बेच ही नहीं रहा है जिससे क्रीम बनती है, तो अपनी तकनीक भी लाएंगे और पैसा भी लाएंगे, और एक देश से दूसरे देश में इससे व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं। किसी देश में आएंगे जहाँ पर सस्ता श्रम होगा। सबसे सस्ते लेबर कहाँ है? इंडिया में है, चाइना में है। चाइना में जो उद्योग लगे हुए हैं वो चाइना वालों ने खुद नहीं लगाया, अमेरिका और जापान की कंपनियां वहां गई सस्ते लेबर के चक्कर में, फिर वहां जाके पैसा लगाए, निवेश किए, बाद में वहां के लोगों ने देखा उसको समझ लिया कैसे करते हैं कि नहीं। जैसे तुम्हारे बगल में मान लो कोई पढ़ाई करके सेलेक्ट हो गया, कैसे सेलेक्ट हुआ पता करोगे? अच्छा बीए लिया था, बीए में ये सब्जेक्ट लिया था, तो तुम भी देख के सेलेक्ट हो जाओगे कि नहीं, वही काम करके। तो ऐसे ही विदेशी निवेश से किसी देश का व्यापार बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। परिवहन से कैसे बढ़ेगा? परिवहन पिछली कक्षा में पढ़ाएं, जल परिवहन के बारे में पढ़ाएं कि नहीं। उसमें बड़े बड़े शिप के माध्यम से व्यापार, वस्तुओं का बहुत बड़ी मात्रा में एक देश से दूसरे देश में आगमन हो रहा है, जिससे उसको ले जाने में सस्ता हो जा रहा है कि नहीं? सस्ता हो जा रहा है, क्योंकि कम दर पे एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। और परिवहन बहुत बड़ा कारक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अगर परिवहन की क्षमता ना होती तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं था, ठीक है, परिवहन के विकास के कारण। समझ में आया इतना? प्रश्न लिखो। अभी कल वाला चेक करते हैं, लिखो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया? हो गया? तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, देख लो एक बार लिखना कैसे है। उसमें देखो दो प्रश्न हैं। एक पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, तो पहला प्रश्न का उत्तर अभी हम बताए हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो कारण बताए हैं वही कारण ही तो क्यों का उत्तर होगा। ठीक है,
और दूसरा आधार के बारे में लिखना है, तो लिखने के लिए बताया है ना कैसे बनेगा। रुक जाओ, इसे देखो, इसको जो है ऐसे मत लिखना, जैसे लिखना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, इसको तीर में 4-5 भागों में बांट लेना, ठीक है। बांटने के बाद अब एक एक के बारे में लिख देना हेडिंग, और इसको घेर के इसको ऐसे घेर देना, ठीक है, पन्ने पे, ताकि सामने दिखना चाहिए। जितना बढ़िया दिखेगा पन्ना उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। सबकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है।